नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 13वीं किस्त 16,800 करोड़ रुपए किए जारी। कहा, छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता। हमारा मोटा अनाज हर मौसम हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम। आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के कर रहा है काम। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री के कदमों से भारतवर्ष की खेती को मिल रहा है फायदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा के दिए गए हैं फंड। किसान मुनाफे की खेती करें, इसके लिए पर्याप्त निवेश की गई है व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ICAR CIBA परिसर चेन्नई में 3 राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों का किया शुभारंभ और उद्घाटन। कहा, किसान झींगा उत्पादन की ओर होंगे आकर्षित। नीली क्रांति का सपना पूरा करने में मिलेगी सफलता। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा, सरकार ने 8 सालों में कृषि का बजट बढ़ाया है 5 गुना। हरियाणा में 40 से 400 करोड़ बढ़ा गौ सेवा आयोग का बजट। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त जारी कर दी है। इससे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के सीधे खाते में पहुंच गई है। I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. भारत का किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और भारतीय कृषि आधुनिक और लाभकारी हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्पबद्ध नेतृत्व में बीज से बाजार तक, मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, खाद से लेकर फसल बीमा तक, खेती के हर स्तर पर हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे अन्नदाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है। प्राकृतिक खेती हो या भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को पोषक अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय खेती के साथ पर्यावरण और पोषकता के परस्पर समन्वय पर भी सरकार का पूरा फोकस है। किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक अहम पहल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए ने एक नई ताकत दी है। जब खाद लेने का समय होता है, जब बीज लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है। डिजिटल प्रणाली के जरिए किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए भेजने का काम सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। डायरेक्ट खाते में आते हैं, वो फोन में मैसेज आ जाता है, सुनते ही बड़ी खुशी होती है। समय पे पैसे जब आ जाते हैं खाते में तो खाद बीज लेकर खेत की बुआई आराम से हो जाती है। मेरे
ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी PM किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी PM किसान वेब पोर्टल या PM किसान मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 की मदद ली जा सकती है। 4 साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज PM किसान की 13वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। समृद्ध देश, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त जारी करने के बाद कहा कि भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में हैं। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। PM मोदी ने कहा कि अब हमने PM प्रमाण योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। किसानों के लिए PM प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये एक सुपर फूड है। मोटा अनाज सुपर फूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसीलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये सुपर फूड है। मोटा अनाज सुपर फूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रैता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है। इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। PM मोदी ने कहा कि सरकार एथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दे रही है। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। सरकार
इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही, वे इसके लिए देश का आह्वान किया तो सरकार की ओर से भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई, जिससे किसानों को लगातार मदद मिल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है, तब से लगातार उनके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपया होता था। आज मोदी जी के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 5 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया है और इसका फायदा आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट्स का उत्पादन, उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में सभी चिंता करें। श्री अन्न की खपत बढ़े, साथ ही इसका निर्यात भी बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि जो मिलेट्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न रागी, श्री अन्न ज्वार, ये मिलेट्स पूरी दुनिया में प्रचारित हो, व्यक्ति के भोजन की थाली में यह मिलेट्स प्रतिष्ठा पाए, इसके लिए पूरी दुनिया में 2023 को श्री अन्न मिलेट्स ईयर के रूप में मनाना चाहिए। 18 मार्च को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस मिलेट्स ईयर का लॉन्च करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कदमों से भारतवर्ष की खेती को मिल फायदा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सोमवार को चेन्नई में जल जंतु रोगों और आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने और निर्यात से होने वाली आय बढ़ाकर 2024-25 में 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने बताया कि जल जंतु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके लिए 33 करोड़ रुपए 3 वर्ष के लिए आवंटित किए गए हैं। ये कार्यक्रम किसानों को इन रोगों की पहचान करने और समाधान सुझाने में मदद करेगा। मछली रोगों की समय पर सूचना देने के लिए अलग से एक ऐप विकसित किया गया है। रुपाला ने बताया कि झींगा किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और CIBA ने बीमा कंपनी के सहयोग से फसल बीमा योजना भी शुरू की है। इससे बड़ी संख्या में किसान झींगा उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे और नीली क्रांति का सपना पूरा करने में सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन को निरंतर सफलता मिल रही है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और नागरिक भी सरोवर निर्माण में सहयोगी बने हैं। मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को समतव भवन में अमृत सरोवर निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश अमृत सरोवर के पूर्ण कार्यों की संख्या के आधार पर देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में 2,657 अमृत सरोवर बन चुके हैं। इस वर्ष 5,372 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य है।
और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने 8 सालों में कृषि का बजट 5 गुना बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की सेवा करना है और उनके लिए अच्छी नीतियां लागू करना है। दलाल ने कहा कि हरियाणा में एससी वर्ग के 600 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लकी ड्रॉ से 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे 50 से 52 किसानों को भिवानी में सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार ने हरियाणा में मनोहर लाल ने 8 साल में कृषि का बजट 5 गुना बढ़ाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में गौवंश के लिए बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। सभी बेसहारा गौवंशों को गौशालाओं में भेजा जाएगा और हरियाणा के बजट में इस बार जल भराव और सेम से निजात पाने के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में जल भराव से 25,000 एकड़ जमीन को सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया और इस साल 50,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया है और कहा, जयपुर ग्रामीण के बामनवास, भावपुरा, रोजदा, सुराड़ा ग्राम पंचायतों के 14 गांवों के शिवानी, सुमन, कमलेश जैसे 1500 बच्चों का जीवन डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र के माध्यम से संवर रहा है। अब हर कंपटीशन की तैयारी गांव से अभी शुरुआत है। अमृतकाल में जल्द 75 गांवों में ये केंद्र होंगे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद हमारे और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक अच्छी बनी हुई है, लेकिन सोमवार को चने के भाव में ज्यादातर मंडियों में गिरावट देखी गई। बक्सारा, काला पीपल और जलगांव मंडियों में कमी के साथ हुआ चने का बाजार, जबकि गाजियाबाद मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सारा मंडी में 25 फरवरी को चने का भाव रहा 4,305 रुपए, जो 100 रुपए की गिरावट के साथ 27 फरवरी को 4,205 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 25 फरवरी को चने का भाव था 4,350 रुपए, 160 रुपए की गिरावट के साथ 27 फरवरी को ये 4,190 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी चने के भाव में कमी देखी गई। यहाँ 25 फरवरी को चने का भाव था 4,550 रुपए, जो कि 27 फरवरी को 50 रुपए की कमी के साथ 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ चने के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। 25 फरवरी और 27 फरवरी को चने के सौदे 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। कपास की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो धोराजी और ध्रोल मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुबेर मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 25 फरवरी को कपास का भाव रहा 7,830 रुपए, 27 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,930 रुपए। राज्य की ध्रोल मंडी में कपास के सौदों में बड़ा उछाल देखा गया। 25 फरवरी को कपास के सौदे 7,600 रुपए पर हुए थे, वहीं 27 फरवरी को इसके भाव में 325 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,275 रुपए।
हालांकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली। 25 फरवरी को कपास का भाव था 8,205 रुपए। 27 फरवरी को इसके सौदों में 35 रुपए की मजबूती आई और भाव 8,240 रुपए हो गया। जबकि तेलंगाना की कुबेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 27 फरवरी को कपास 7,700 रुपए पर बिका। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मार्च के दौरान चने और मटर की फसलें पककर तैयार होने लगती हैं। चने में जब पत्ते गिरने लगे, तने और फलियां हल्के पीले रंग में बदलने लगे और दाने सख्त होकर खड़खड़ की आवाज देने लगे तो कटाई कर लें। कटाई के 3 से 4 दिन तक फसल को धूप में सुखाएं और फिर मड़ाई यानी थ्रेशिंग करें। मड़ाई के बाद दानों को तब तक सुखाएं जब तक कि उनमें नमी का स्तर 10 से 12% न रह जाए। देर से बोई गई सिंचित चने की फसल में जरूरी हो तो दूसरी सिंचाई बुआई के 100 दिन बाद कर दें। मार्च में दाने वाली मटर भी तैयार हो जाती है। फलियों के सूखकर पीली पड़ जाने के तुरंत बाद कटाई कर लेनी चाहिए। समय से कटाई करेंगे तो बीज बिखरेंगे नहीं। कटाई के बाद फसल को धूप में खूब सुखाने के बाद ही मड़ाई करें। वहीं मसूर के किसान फली बनने के दौरान हल्की सिंचाई कर लें। जब खेत में 70 से 80% फलियां सूखने जैसी अवस्था में आ जाएं, तो कटाई कर लेनी चाहिए। मार्च के दौरान ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। इनकी खेती उत्तर भारत की बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मध्य भारत की लाल और काली मिट्टी में की जा सकती है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी होना जरूरी है। बारीक और भुरभुरे खेत उड़द और मूंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सही समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है, जबकि उड़द की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक की जा सकती है। अच्छी पैदावार और क्वालिटी के लिए अच्छी किस्में बोएं। अगर आप आलू, सरसों और गेहूं के बाद ग्रीष्मकालीन दालें बोना चाहते हैं तो 70 से 80 दिनों में पकने वाली प्रजातियों को चुनें। किसी वजह से अगर खेत समय पर तैयार ना हो पाए तो 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्में 15 अप्रैल के बाद भी बो सकते हैं। और अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में स्थित पदगामपुरा गांव में सोमवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के अनुसार सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद पदगामपुरा गांव में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया था। मणिपुर के नोनी में आज सुबह तड़के करीब 2:46 पर भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। भूकंप के कारण अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नीट पीजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को ही आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि परीक्षा की तैयारी के पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया है। ये वायरल मैसेज पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है। ट्वीट के साथ संकलन पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। सीबीएसई ने छात्रों से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर ध्यान न देने को कहा है। सीबीएसई ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। सीबीएसई ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने संबंधी अफवाहें फैला रहे हैं और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव का कल समापन हो गया। महोत्सव के समापन के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 16 फरवरी को आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। राजधानी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत और डेनमार्क की रजत धरोहरों की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। 30 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में भारत और डेनमार्क की चांदी से बनी कलाकृतियों और आभूषणों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन डेनमार्क के प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ ने किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।